नमस्कार, मेरा नाम मनीष झा है। बांग्लादेश का मौसम बदल चुका है। मोहम्मद यूनुस, जिन्हें सीधे उतारा गया था आसमान से ढाका की गद्दी पर, अब उनकी विदाई का वक्त आ गया है और अब तारिक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश में नई सरकार बन रही है। तो ऐसे में आप, मैं और तमाम लोगों के मन में ये बात चल रही है कि ये सरकार भारत के लिए सही साबित होगी या फिर भारत के लिए सरदर्द। तो आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मैं आज आपके सामने मौजूद हूँ। हालांकि जाना तो मुझे खुद बांग्लादेश था, लेकिन निजी कारणों से मैं नहीं जा पाया, लेकिन लगातार उस पर नज़रें बनी हुई थी और ये इच्छा थी देखने की कि इस बार बांग्लादेश की जनता पूरी दुनिया को एक संदेश दे। और सबसे बड़ा संदेश तो उन्होंने दे ही दिया जब उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में सरकार किसकी बनेगी ये तय करने का अधिकार व्हाइट हाउस में बैठे लोगों को नहीं होना चाहिए, ना ही किसी दूसरे मुल्क के देशों को होना चाहिए, बल्कि 18 करोड़ बांग्लादेश के लोगों में से ही अधिकांश लोगों ने एक सरकार को जनादेश दिया है और वो सरकार बनने जा रही है। अच्छा है बुरा है, उससे पहले हम सभी को इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि हमारे पड़ोस में एक बार फिर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत एक सरकार बन रही है और ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि जिस लोकतंत्र की व्यवस्था को लेकर हम गर्व करते हैं वही अगर हमारे आसपास हो तो एक लोकतांत्रिक सरकार के साथ भारत के रिश्ते दूसरी सरकारों की तुलना में ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। ये अब तक का इतिहास कहता आया है। अब जो दूसरा सवाल है कि मोहम्मद यूनुस की तुलना में क्या तारिक रहमान भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे या फिर तारिक रहमान का जो इतिहास है उसको देखते हुए भारत के लिए अभी भी चिंताएं बनी हुई है। तो मैं इसका जवाब यही कहता हूं जिसे आप कहते हैं कि फिंगर क्रॉस करके रखिए और या फिर दिल थाम कर बैठिए। लेकिन हाँ, एक बात तो है कि थोड़ी सी आप राहत की सांस ले सकते हैं। 5 अगस्त 2024 को जब शेख हसीना जिस हालत में सरकार छोड़कर और फिर भारत में उनको शरण लेना पड़ा, उसके बाद से जो कुछ हुआ वो एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था, जिसे बांग्लादेश में एक वर्ग भले ही किसी भी नाम से कहे। उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन सरकार के सत्ता पलट में एक बड़ा योगदान बाहरी ताकतों का था। अब इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसीलिए जब मुझे मौका मिला था तो मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनके ओवल ऑफिस में, व्हाइट हाउस में सीधे सीधे ये बात कही थी। और आप याद करिए कि सत्ता पलट के बाद जब मोहम्मद यूनुस को एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट के तौर पर वहाँ बिठाया गया, उसके बाद से अचानक ही अमेरिका और पश्चिमी देशों की कितनी दिलचस्पी बांग्लादेश में बढ़ गई थी। क्या पहले वो आपको दिखती थी? नहीं दिखती थी। तो आप कह सकते हैं कि आज के जनादेश में लोकतंत्र की जीत हुई है। ठीक है, ये बात सही है कि एक जो सबसे बड़ी पार्टी थी अवामी लीग, शेख हसीना की पार्टी, उसको चुनाव में शामिल नहीं किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप कहें कि शेख हसीना की पार्टी के नहीं रहने के बाद जो विकल्प थे उसमें से सबसे सही विकल्प जो बांग्लादेश की जनता को लगा, उन्होंने उसे चुना। देखिए, ये हम नहीं थोप सकते कि बांग्लादेश में सरकार किसकी बननी चाहिए और दुनिया के किसी मुल्क को ये थोपने का अधिकार नहीं है। ये तय करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश के लोगों को है कि उनके देश में किस पार्टी की सरकार बननी चाहिए और उन्होंने वो कर दिखाया। दूसरी बात है, उन्होंने अपने जनादेश में दूसरा और संदेश दिया कि बहुत से लोग मोहम्मद यूनुस के भोले भाले चेहरे को आगे करके जिस तरीके से पीछे कट्टरपंथी ताकतों को तूल दे रहे थे, फिर चाहे उसमें पाकिस्तान की ISI हो या फिर पश्चिमी देशों का अपना एक घृणित एजेंडा, उन सब को भी बांग्लादेश की जनता ने एक बड़ा संदेश दिया है कि बांग्लादेश में आज भी बंगाली उदारवादी विचारधारा कट्टरपंथी विचारधारा की तुलना में ज़्यादा मजबूत हैं। तो करोड़ों लोगों ने इस बात को बखूबी अपने वोट के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की है। तो बांग्लादेश को जब आप देखते हैं, बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं, तो उस वक्त आप ये समझ कर चलिए कि बांग्लादेश का एक बड़ा बहुसंख्यक वर्ग आज भी चाहता है कि उनका समाज एक उदारवादी समाज रहे, प्रगतिशील समाज रहे, लोकतांत्रिक समाज रहे और साथ ही वो भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखने वाला समाज हो। तो उन लोगों के पास जो विकल्प था, चूंकि शेख हसीना की पार्टी तो विकल्प में थी नहीं और उसके अलावा जो पार्टी विकल्प में थी उसमें से जो सबसे बेस्ट हो सकता है वो उन्होंने चुनकर दिखाया। लेकिन तब आप ये कहेंगे कि जमात का क्या होगा? तो देखिए, जिस वक्त बांग्लादेश बना था या उससे पहले भी अगर चलें तो जब भारत और पाकिस्तान दो मुल्क आज़ाद मुल्क बने, तो उस वक्त भी उस हिस्से में जिसे तब ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था और बाद में जब वो बांग्लादेश बना, तो 1971 में भी
उस तरह की विचारधारा वाले लोग तब भी थे, चाहे 1/4 कहें 1/3 कहें, इस तरह के लोग थे जो मानते थे कि दिल से वो अपने को पाकिस्तान की विचारधारा के साथ ज़्यादा कनेक्ट महसूस करते थे। लेकिन उस वक्त जो मेजॉरिटी थी वो मेजॉरिटी बंगाली विचारधारा को ज़्यादा मान रही थी और इसलिए बांग्लादेश का जन्म हुआ था। आज भी अगर आप देखें तो जमात की सीटों की संख्या पहले की तुलना में काफ़ी बढ़ी है। तो वैसी स्थिति में इसका मतलब ये है कि एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो उन कट्टरपंथी ताकतों को सपोर्ट कर रहा है, उसे कैसे नियंत्रित किया जाए, बांग्लादेश की आने वाली सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी। क्योंकि जिस बांग्लादेश को पूरी दुनिया ने एक ऐसे देश के तौर पर देखा था जो बहुत तेज़ी के साथ विकास की पटरी पर दौड़ रहा था, जिसके बनाए हुए प्रोडक्ट मैंने खुद अमेरिका में जाकर और यूरोप में जाकर खरीदे थे, उस बांग्लादेश को दोबारा से उसी ग्रोथ की इंजन पर सवार रखना नई सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। लेकिन अगर मैं इसमें सीधी भाषा में कहूँ तो तारिक रहमान साहब को ये देखना भी पड़ेगा कि उनकी माताजी बेगम खालिदा जिया के शासनकाल में जो स्थितियां थी उससे अभी स्थितियां अलग हैं और वैसी स्थिति में उनको अपनी उम्र, अपने एक लंबे भविष्य को देखते हुए ये तय करना पड़ेगा कि बांग्लादेश को वो किस रास्ते में लेकर जाना चाहते हैं। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जिसने भी नकारात्मक राजनीति की वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। तो खैर, सबसे पहले तो मोहम्मद यूनुस साहब को ये संदेश चले ही गया है कि उन्होंने जो कुछ करना था वो तो कर लिए, लेकिन अब जितना जल्दी वो अपना झोला उठाएं और जल्दी से उसी जगह पर पहुंच जाएं, उसी पूरी लॉबी में चले जाएं जहां आजकल एप्स्टीन फाइल की ज़्यादा चर्चा चल रही है, उसके बारे में वो अपनी राय दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन हाँ, जहां तक तारिक रहमान का सवाल है, तो जब बेगम खालिदा जिया का देहांत हुआ था तो उस वक्त भारत सरकार की तरफ से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर गए थे। दोनों के बीच में बहुत ही सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई थी। भारत सरकार की तरफ से, भारत के लोगों की तरफ से बेगम खालिदा जिया के इंतकाल पर दुख जताया गया और उनके परिवार को सांत्वना दी गई थी। यकीन मानिए वो डिप्लोमेसी का एक बड़ा कदम था, जहां पर भारत सरकार ने ये सिग्नल बांग्लादेश के लोगों को भी दिया कि ऐसा नहीं है कि हम केवल और केवल शेख हसीना के ही भरोसे हैं। बांग्लादेश की जनता अगर तारिक रहमान को चुनती है तो हम उसके साथ काम करने को तैयार हैं। ये भारत की एक अच्छी विदेश नीति का नमूना था और मुझे लगता है कि इसका फल आने वाले दिनों में मिलना चाहिए। अब जो दूसरी बात है कि अभी तक भारत की विदेश नीति बांग्लादेश को लेकर, जो स्वाभाविक भी है, वो शेख हसीना के इर्द गिर्द रही है और हम सब मानते हैं कि शेख हसीना का शासनकाल तुलनात्मक तौर पर भारत के लिए ज़्यादा बेहतर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम शेख हसीना या उनकी पार्टी के अलावा किसी और घटक दलों से बात ही ना करें, बल्कि बांग्लादेश में मौजूद जो अलग अलग घटक दल हैं उनके साथ लगातार इंगेज रखना हमारे लिए फ़ायदे का सौदा रहेगा। और वैसी स्थिति में बांग्लादेश में जो भी राजनीतिक दल हैं, जो भी सामाजिक और राजनीतिक संगठन हैं, या फिर जो दूसरे बुद्धिजीवी के वर्ग और अलग अलग संगठन हैं, इन सब के साथ भरोसा रखना, क्योंकि भारत के लिए भी एक संदेश है कि सिर्फ और सिर्फ शेख हसीना और उनके कुछ लोगों से संबंध बनाए रखने का नुकसान हमें भी उठाना पड़ा है। तो ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, ये हमें भी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। और जो तीसरी सबसे अहम बात है कि हमें ये मानकर चलना पड़ेगा कि बांग्लादेश बंगाल की सीमा का हिस्सा नहीं है, वो एक स्वतंत्र मुल्क है। और ऐसी स्थिति में हम अपनी आंतरिक राजनीति के दरमियान बांग्लादेश को लेकर बहुत ही सतर्कता, सावधानी बरतें। और मेरा इशारा आप समझ ही रहे हैं कि आने वाले दिनों में भारत में पश्चिम बंगाल के चुनाव हैं। भारत के पश्चिम बंगाल के चुनाव में बांग्लादेश के नैरेटिव का किस रूप में राजनीतिक दल इस्तेमाल करते हैं, सभी राजनीतिक दल, वो भी बहुत हद तक भारत और तारिक रहमान के बांग्लादेश सरकार के बीच के संबंधों की दशा और दिशा तय करने वाला है। तो ये भी हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जब बिग ब्रदर की भूमिका में होते हैं तो हम बांग्लादेश को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, ये देखने वाली बात है। रही बात बांग्लादेश का, तो मुझे लगता है कि तारिक रहमान के ऊपर जो आरोप पहले लगे थे, आपको याद होगा
उन पर ही ये आरोप लगे थे कि जहाज में भरकर हथियार लाए गए थे और उसको लेकर मुकदमा भी चला था। लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि तारिक रहमान को शेख हसीना की शासनकाल में बहुत से मामले में राजनीतिक विद्वेष के तहत कार्रवाई करते हुए बहुत से मुकदमे चले गए थे। ये सब चल ही रहा है। यूनुस ने शेख हसीना के साथ किया, तो वो जो लोग कहते हैं कि कर्मा रिटर्न्स, तो शेख हसीना ने अगर अपने राजनीतिक लाभ के लिए बहुत से लोगों को परेशान किया था, तो शेख हसीना को आज वो दिन देखने पड़ रहे हैं। लेकिन हाँ, आज भारत के पास क्या है, हमें विकल्प देखने होंगे और उसमें से एक बेहतर विकल्प चुनना पड़ेगा। हम ये नहीं सोच सकते कि आज शेख हसीना नहीं है तो बांग्लादेश से हमें कोई मतलब नहीं है। हम ये नहीं भूल सकते कि भारत और बांग्लादेश के बीच 4000 किलोमीटर से लंबी ओपन बॉर्डर है। तो वैसी स्थिति में हमें सतर्क रहने की लगातार ज़रूरत है। लेकिन आप सतर्कता कितनी रखेंगे? आप व्यवहारिक तौर पर देखिए, 18 करोड़ बांग्लादेशी लोग हैं और उसमें से अगर मेजॉरिटी भारत के पक्ष में नहीं रहेगी तो आप कितनी पहरेदारी कर लेंगे, कितनी फेंसिंग लगा देंगे? आपकी गोलियां कम पड़ जाएगी। तो व्यवहारिक राजनीति का तकाजा ये है कि भारत को बांग्लादेश के एक विशाल जनसमुदाय के साथ डील करते समय काफ़ी सावधानी, संजीदगी के साथ और सहानुभूति के साथ काम करना पड़ेगा। और तब अगर ऐसा हुआ तो हमें फ़ायदा होगा। लेकिन हाँ, हमें आँख कान खुले रखने की भी ज़रूरत है। हम ये नहीं समझ सकते कि अचानक ही तारिक रहमान के नेतृत्व में बनने वाली बांग्लादेश की सरकार साधु बनकर आएगी। देखना पड़ेगा कि उनकी अपनी जो है पॉलिसी क्या रहने वाली है, क्योंकि कई बार ये भी होता है कि हम अच्छे मन से बतौर पड़ोसी उनके लिए अपनी बाहें खोल कर बैठे हुए हैं, लेकिन उनके मन में कुछ और चल रहा है। तो अभी फ़िलहाल भारत की तरफ से नज़र बनाए रखने की स्थिति है। इसलिए मैंने कहा कि हम फिंगर क्रॉस करके हैं, हम ये दुआ करते हैं कि बांग्लादेश की मौजूदा सरकार इस मामले में बांग्लादेश की तरक्की के लिए, बांग्लादेश के लोगों के लिए अपनी पॉलिसी बनाएगी, ना कि उस तुच्छ राजनीति का जिसका मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में जो अंतरिम सरकार है उसने एक परिचय दिया था, या फिर पिछले दिनों जब अलग अलग सरकारें थी उन सरकारों के दरमियान हमने देखा था। देखिए, ऐसा नहीं है कि शेख हसीना के समय सरकार में सब कुछ भारत के साथ अच्छा ही हो रहा था। बस अंतर ये था कि उस समय अल्पसंख्यकों पर हमले अपेक्षाकृत कम हो रहे थे। वरना अगर मैं तो आपको बताऊं कि मैंने जाकर ढाका से और दूसरे अलग अलग जगहों से ये रिपोर्ट भी की थी कि वहाँ पर भी शेख हसीना के शासनकाल में भी अल्पसंख्यकों पर दिक्कत हो रही थी, भारत के साथ बहुत सारे मामलों में दिक्कत हो रही थी, लेकिन मेजॉरिटी इशूज़ पर दोनों देशों के बीच में एक सामंजस्य बना हुआ था। उसकी तुलना में मोहम्मद यूनुस के समय में सरकार काफ़ी हॉस्टाइल रही और उसने बहुत हद तक भारत विरोध को ही अपनी राजनीति का और अपनी फॉरेन पॉलिसी का मुख्य एजेंडा बना रखा था। इसके बीच में, यानी कि शेख हसीना और मोहम्मद यूनुस के बीच में अगर तारिक रहमान की सरकार एक बैलेंस अप्रोच लेकर चलती है तो हमारे लिए यही सबसे बड़ी जीत है। तो अगर आपके मन में ये सवाल आता है कि तारिक रहमान की बांग्लादेश की नई सरकार भारत के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, तो मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छा भी नहीं होगा तो बहुत बुरा भी नहीं होगा, बीच का होगा। अब देखिए तारिक साहब क्या तय करते हैं कि वो पड़ोसी देश के साथ कैसा संबंध रखेंगे। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान की आईएसआई या चीन या दूसरी और पश्चिमी ताकतें चुप बैठेंगी, वो लगातार कोशिश करती रहेगी। तो हमारे पास एक ही उपविकल्प है, वो ये है कि या तो आप पड़ोसी को गाली देते रहिए कि तुम मेरे खिलाफ चलते हो, या नहीं तो पड़ोसी के साथ एक सामंजस्य बिठाइए ताकि आपसी तालमेल के जरिए उसे भी मौका मिल सके कि वो बाहरी चुनौतियों से और आंतरिक चुनौतियों से मुकाबला कर सके। तो अब बांग्लादेश की नई सरकार को हमारी तरफ से शुभकामनाएं और उम्मीद की जानी चाहिए कि दोनों पड़ोसी मुल्कों के रिश्ते बेहतर हो सके और इसी में बांग्लादेश के लोगों का कल्याण है। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।